हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास कुमार और आप लोग हैं आर्म्स डिजिटल चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्विक रिवीजन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क डन बाय अ फोर्स। तो फटाफट जल्दी से इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट रिवीजन। तो वर्क डन क्या होता है, पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। तो वर्क डन इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और किसके थ्रू? थ्रू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, थ्रू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब भी किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी एनर्जी ट्रांसफर की जाती है एप्लीकेशन फोर्स अप्लाई करके, तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमने ट्रांसफर की है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो कितनी है? जूल्स इटसेल्फ, क्योंकि ये एनर्जी का ही मेजरमेंट है। बट ये सब चीजें तो आपने लेक्चर में भी पढ़ रखा है, इस चीज के लिए आप यहाँ पे नहीं हो। लेट्स कम टू द मेन मुद्दा। कि सर सवाल नहीं हो रहे, वर्क डन के सवाल बिल्कुल नहीं हो रहे, कभी अटक जा रहे हैं, कभी समझ नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कभी कांस्टेंट फोर्स का लगा दे रहे हैं, कभी वेरिएबल फोर्स का लगा रहे हैं। तो आज उसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ, वंस फॉर ऑल। इसके बाद तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन मुद्दा कि सर सवाल कैसे करने हैं, नंबर कैसे आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन तीन तरीके से आपके दिमाग में आना चाहिए। कोई भी सवाल आप जब पढ़ते हो जिसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो आपको ये तीन चीजें सोचनी है। क्या वो फोर्स जो इसका वर्क डन निकालना है, क्या वो कांस्टेंट फोर्स है? अगर हाँ, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है एफ डॉट डी एस वेक्टर। और अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा? एफ एस कॉस थीटा। तो आप चेक करो क्या वो कांस्टेंट फोर्स है। यस, अगर कांस्टेंट फोर्स में वेक्टर फॉर्म में दिया है तो एफ डॉट एस करो, या स्केलर फॉर्म में दिया है तो एस एफ एस कॉस थीटा करो। बहुत सारे बच्चे थीटा भूल जाते हैं, मेक श्योर कि इसको सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट याद ना रखे। अगर वो वेरिएबल फोर्स है, आपको दिख रहा है फोर्स वेरिएबल है, चाहे मैग्नीट्यूड वाइज चाहे डायरेक्शन वाइज, तो आप वर्क डन लिखोगे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। और डीएस वेक्टर जो एक स्पेशल वेक्टर है जिसको हम लिखते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये याद रखना पड़ेगा, डी जेड के कैप, इस वेक्टर को। ठीक है, और फोर्स वेक्टर तो आपको सवाल में दिया होगा। तो पहले आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, देन आप इंटीग्रेशन करोगे। ऐसा नहीं पहले इंटीग्रेट फिर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो। तो आप पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेना, फिर इंटीग्रेट करना। अब जो गलतियां करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं? वेरिएबल फोर्स में भी यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि तुमने रट ही यही रखा है कि वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे रटोगे तो कैसे सवाल होगा? डायरेक्ट आपको याद रख क्या रखना है? वर्क डन इक्वल टू, अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, जहां फोर्स आपको वेक्टर गिवन होगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा है। कई बार क्या होता है, वेरिएबल फोर्स होता है बट फोर्स जो होता है वो गिवन नहीं होता वेक्टर फॉर्म में, उन्होंने उसकी डायरेक्शन दे रखी होती है। तो अगर फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है तो यही फॉर्मूला एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। अगर फोर्स सिर्फ वाई डायरेक्शन में है तो यही फॉर्मूला एफ डी वाई हो जाएगा। और यही अगर आपको फोर्स सिर्फ जेड डायरेक्शन में दे रखा हो तो यही फॉर्मूला एफ डी जेड हो जाएगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट करने के बाद। तो आप तुरंत ये वाला यूज कर सकते हो अगर आपको फोर्स का डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टली पता है। वो वेरिएबल तो है बट उसका डायरेक्शन पता है। तो एक्स डायरेक्शन है तो एफ डॉट डी एक्स, एफ डी एक्स। वाई डायरेक्शन है तो एफ डी वाई, और जेड डायरेक्शन तो एफ डी जेड। अगर आप मल्टीपल डायरेक्शन में तो पहले डॉट प्रोडक्ट करो एंड फिर सॉल्व करो। तीसरा, एक डाउट आता है कि क्या सर अगर हमें पता ही ना चले, सवाल में दिया ही नहीं है कि कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, तो सिंपल सा आंसर है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको सवाल में डायरेक्टली कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, इनडायरेक्टली शायद हो सकती है, बट डायरेक्टली कुछ भी नहीं बताया है, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से क्या करूं, तो नेगेटिव लेने से अच्छा है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है, ये याद रखो। इस सारे सवाल हो जाएंगे इससे, अगर आपने इसको परफेक्टली प्रैक्टिस कर लिया इस चीज को। कुछ और बेसिक कुछ पॉइंट्स और याद रखना है आपको, जैसे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑलवेज mgh आता है, तो ये रट के रखो ताकि आप डायरेक्ट लिख पाओ। प्लस माइनस बस ध्यान रखना है। अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव आएगा। अगर आप ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस तरह से। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, मोर एक्यूरेटली यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए।
वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ, ध्यान रखना, नेगेटिव ऑलवेज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस, यस नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है, इसीलिए ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स आप ऐसे निकालोगे किसी सवाल में आया, नेगेटिव ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस, बहुत काम आता है बहुत क्वेश्चंस में। और ये वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज इक्वल होता है हीट के बराबर, तो अगर सवाल में हीट पूछा हुआ है तो आप इसका ही वर्क डन आपको निकालना है। वर्क डन स्प्रिंग को कंप्रेस और इलोंगेट करने का, तो कभी कॉमन क्वेश्चन है कि स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो कितना वर्क करना पड़ता है, तो वह है हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, जहां पर x2 x1 है ना, x2 जो है वो फाइनल कंप्रेशन है और x1 जो है इनिशियल कंप्रेशन है या इलोंगेशन है। x2 जो है वो फाइनल इलोंगेशन है, x1 जो है वो इनिशियल इलोंगेशन है। अगर आप नेचुरल लेंथ से शुरू करते हो तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नेचुरल लेंथ से करते हो, अगर आप नेचुरल लेंथ से शुरू नहीं कर रहे तो आपको x1 x2 लेना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स ऑलवेज क्या आता है, जीरो। कोई भी ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ ऑलवेज एक्ट करता है, तो ये रहा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, सेंट्रिपिटल मतलब ये सर्कल है, ये सेंटर है, और आपका फोर्स ऐसा दिया हुआ है कि जो हमेशा सेंटर की तरफ काम कर रहा है। कहीं पर भी जाओ सेंटर की तरफ, कहीं पर भी जाओ फोर्स सेंटर की तरफ रह रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम सेंट्रिपिटल में काउंट करते हैं, और ऐसे सभी फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, जीरो। ये सब आपको कॉन्सेप्ट रिविजन। चलो इस पे सवाल करते हैं, देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे जैसे हम सवाल करेंगे हम ये मुद्दा बार बार उठाएंगे। कोई भी सवाल शुरू करने से पहले पहचानेंगे कि कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, कि नो इन्फॉर्मेशन है। चलो देखते हैं, तो सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में फोर्स कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन भी दे रखी है। बताओ वर्क डन कितना होगा, या वर्क डन दे रखा है 5 जूल व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस बाय 1 मीटर, तो आपको बताना है बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो क्या ये कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, ऑब्वियसली वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो मुद्दे पे आ जाते हैं फिर से, है ना, बार बार। तो ये कैलकुलेशन ऑफ वर्क, आपने फोल्डर ओपन किया अपने दिमाग में, वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते हैं, एफ डॉट डी एस। बट क्योंकि हमें फोर्स का डायरेक्शन ऑलरेडी पता है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो हम डायरेक्टली जो यूज कर लेंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स डायरेक्टली, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करके यही आएगा। तो हम इस सवाल में डायरेक्टली जंप करेंगे इस पॉइंट पर, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, नॉट एफ डॉट डी एस, सीधा एफ डी एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में। और यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि 1 मीटर चलेगा वो एक्स डायरेक्शन में, तो 0 से स्टार्ट करता है तो 1 मीटर तक उसका जो कोऑर्डिनेट है वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, वर्क डन कितना दिया है, 5 जूल दे रखा है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 1, तो यहाँ पे क्यों ही लिखना है, इसको हटा देते हैं, इसको हम यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और बीटा की वैल्यू तो अभी निकालनी है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, और यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये डिस्प्ले वर्क डन तो 5, यहाँ से देखो लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट पुट किया तो 1 प्लस कितना आया, बीटा बाई 3, लोअर लिमिट पुट किया कितना आया, 0 ना, दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू अगले स्टेप में 5 इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाई 3, तो बीटा बाई 3 इक्वल टू 4, तो बीटा का आंसर कितना आ गया, 12 इन एसआई यूनिट। सब कुछ एसआई यूनिट में हमने पुट किया, मीटर जूल्स, तो एसआई यूनिट जो भी होगी वो बीटा की आ जाएगी। क्लियर है सबको। चलो अगला करते हैं, देखते हैं मुद्दे की बात पे। force, a force of this value acts on a particle, then work done by this force when the particle move from y0 to y10। ओके, कांस्टेंट फोर्स की वेरिएबल फोर्स दिख रहा है ना यहाँ पर, y का टर्म, तो इसका मतलब कौन सा फोर्स, वेरिएबल फोर्स, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, दिख रहा है ये डायरेक्शन जे कैप, किस डायरेक्शन में लग रहा है, y डायरेक्शन में। तो वेरिएबल फोर्स है y डायरेक्शन का, हमारा मुद्दा ये कहता है कि डायरेक्ट वर्क डन क्या होगा, एफ डी वाई। ऐसा मत करना है कि इसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते रह जाना, इसीलिए तो आंसर नहीं आते, आप लोग रट के ही यही रखो ऐसे,
ऐसे रटोगे कैसे सवाल होगा? एफ इंटू एस याद रखा हुआ है। अरे अच्छे से याद करो ना, वर्क डन यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एफ डी वाई। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये वाई डायरेक्शन में, तो इक्वल टू फोर्स कितना, 5y प्लस 20 इंटू डी वाई, लिमिट y की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक, तो 0 to 10, और आपका खात्मा हो गया इस सवाल का। ठीक है, तो कितना आ गया वर्क डन, 5y² बाई 2 प्लस 20y 0 to 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, y² की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 20 इंटू 10, और लोअर लिमिट 0 है तो वो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को बस आपको ये ध्यान रखना है, वेरिएबल फोर्स और वाई डायरेक्शन, इसलिए वर्क डन होगा एफ डी वाई। अगर मान लो सवाल में मल्टी डायरेक्शन दिया होता है, मतलब कुछ ऐसे दिया होता है कि फोर्स हमारा है 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप, ऐसा कुछ आ गया। अब दो दो डायरेक्शन है सर, अब क्या करें, अब कुछ नहीं है ना, करना तो इंटीग्रेशन ही है, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट, पहले डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा एफ डॉट डी एस, क्योंकि एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं है। तो यहाँ पे एफ लिखोगे 2x आई कैप प्लस 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप डॉट ds वेक्टर। अब ds वेक्टर आपको याद रखना पड़ेगा, ds वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, ds वेक्टर होगा 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप डॉट ds क्या होता है, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट, पहले इंटीग्रेशन से पहले डॉट प्रोडक्ट, तो i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ तो 2x dx प्लस j का डॉट प्रोडक्ट j के साथ 3y dy, और k तो है ही नहीं डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो ये, और उसके बाद इंटीग्रेशन, जो भी लिमिट्स आपको सवाल में दे रखे हैं। तो अगर आपको डायरेक्शन मल्टीपल दे रखे हैं तो आप डॉट प्रोडक्ट करो और फिर सॉल्व करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फोर्स दे रखा है 2 आई कैप प्लस बी जे कैप के कैप अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल अंडर गोज अ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, द वर्क डन इज 0। तो वर्क डन दे रखा है बट हमें बी कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन के लिए पहले चेक करो ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क क्या आता है, अब आप यूज कर सकते हो एफ डॉट डी एस। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए एफ डॉट एस, या आप लिख सकते हो एफ एस कॉस थीटा। अब वो आपको डिसाइड करना है दोनों में से कौन सा यूज करना है। अब क्योंकि फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है तो व्हाई नॉट यूज द वेक्टर फॉर्म, क्यों हम स्केलर फॉर्म पे जाए, तो वेक्टर फॉर्म में पुट कर दो। तो यहाँ पे 2 आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ जो आपको दे रखा है -2 जे कैप माइनस के कैप, ऐसे होगा। ठीक है, अब इसको वर्क डन कितना गिवन है, वर्क डन की वैल्यू कितना है 0, है ना, वर्क डन की वैल्यू 0 यहाँ पे लिख दिया, 0 इक्वल टू, अब क्या 2 इंटू आई कैप का तो कॉम्प, अच्छा इधर आई कैप दे रखा था, एक काम करते हैं आई कैप -2 जे कैप -2 की कैप। ठीक है, चलो आई और आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 2 प्लस जे और जे का डॉट प्रोडक्ट -2b, और के और के का डॉट प्रोडक्ट -1 इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू कितना आ गया, हाफ। देखिए कोई दिक्कत, इसमें डायरेक्टली हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखो कांस्टेंट फोर्स है तो एफ डॉट एस, मान लो स्केलर वैल्यूज दिया होता है तो आप एफ एस कॉस थीटा यूज करते हैं और कुछ नहीं। चलो अगला, a particle of mass m moves on a straight line with a velocity increasing with distance given by this. So this is the velocity is given. The total work done by all forces applied on the particle during its displacement. अब देखोगे इस सवाल में आपको ये नहीं बताया कि फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल है, कुछ नहीं मेंशन किया गया, फिर भी उस फोर्स का वर्क डन पूछा है। तो जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वर्क डन, सॉरी फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल है, आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली, और कुछ सोचने नहीं दिमाग में, डायरेक्टली कि मुझे ये कुछ नहीं पता फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो मैं ना ही एफ डॉट एस यूज कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस
वो सब छोड़ के वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि यहाँ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ही पूछा है तो हमें इसको और इलाबरेट करने की जरूरत नहीं है, इसको ऑल ही रहने दो, बस आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है। तो हाफ एम फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल डिस्टेंस कितना है डी, तो फाइनल स्पीड कितना होगा, क्योंकि आपके फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा अल्फा टाइम्स रूट डी, क्योंकि फाइनल डिस्टेंस दी है। इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी अल्फा टाइम्स इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस कितना है 0। ठीक है, तो हाफ स्पीड कितना अल्फा रूट डी का स्क्वायर माइनस 0, और ये आपका आंसर आ गया एम अल्फा स्क्वायर डी बाई 2, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड पे इसको इलाबोरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको ऑल फोर्सेस का ही वर्क पूछे। चलो अगला सवाल देखते हैं। Block of mass kept on a platform which start from rest with a constant acceleration g by 2 upwards as shown in the figure. Work done by normal reaction on the block in time t. ठीक है, अब इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स का पूछा है, बट तुम्हें डायरेक्टली अभी नहीं पता चल रहा कि नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो आप सीधा चले जाओ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तुम्हें नहीं पता चल रहा यार नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, क्या करें फिर, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। बट यहाँ पे ऑल फोर्सेस का वर्क नहीं निकालना है ना, तो नॉर्मल का निकालना है, तो इसको और इलाबोरेट करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे इस तरह से, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि इस पे दो फोर्सेस है ना, ब्लॉक पे कितने फोर्सेस है, दो ही फोर्स है ना, एक नॉर्मल है और एक ग्रेविटी है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये ऑल हो गया, और अगर कोई और फोर्स होता तो वो भी लिख देते हैं हम लोग, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम फाइनल स्पीड का स्क्वायर हाफ एम इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। तो चलो फाइनल और इनिशियल देख लेते हैं हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो हमें क्या दिख रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल स्पीड 0, तो ये तो खात्मा हो गया इसका पूरा, ये तो उड़ गया अपना। फाइनल स्पीड के लिए हमें एक्सेलरेशन दे रखा है ना उन्होंने, एक्सेलरेशन कितना दिया है जी बाई 2, तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी यू प्लस ए टी, है ना, यही तो हो गया ए टी, ये हो गया फाइनल स्पीड, इसका भी खात्मा हो गया। अब बात करते हैं ग्रेविटी का वर्क, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ग्रेविटी का वर्क कितना होता है एम जी एच, हाइट एच, तो कितनी हाइट जाएगा टी टाइम में, तो कितनी हाइट जाएगा टी टाइम में, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू जी बाई 2 दे रखा है इसलिए जी बाई 2 टी स्क्वायर, ये हो गया एम जी एच। बस आपको प्लस माइनस लॉजिक से सोचना होगा। तो अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव, अगर आप नीचे की तरफ जा रहा है, आपका बॉडी जो है वो नीचे की तरफ अगर जा रहा है तो पॉजिटिव ग्रेविटी, तो क्योंकि अभी आप राइट नाउ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो तो माइनस। बस इन तीनों चीजों को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो और देखो कितना स्मूथली तुम्हारा आंसर आता है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल माइनस एम जी एच, एच की वैल्यू कितना आता है हाफ जी टी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू जी बाई 2, सॉरी हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू जी बाई 2 इक्वल टू फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, तो स्पीड की वैल्यू कितनी थी, फाइनल स्पीड कितना था जी बाई 2 टी, तो जी बाई 2 टी, यहाँ से करेंगे अपना आंसर फाइनल। ठीक है, तो इसमें पूरा कर लेते हैं इसको, है ना, तो उधर ले जाकर ये माइनस जो साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो ये एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये कितना आ रहा है एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये 4 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 तो आएगा ही कॉमन निकाल कर, और उसके बाद 3/2 भी आएगा, तो 3/8 चेक कर लेते हैं भाई। तो ये आ गया आंसर डी के लिए, है कि नहीं। दूसरा तरीका भी आप कर सकते थे, आप कह सकते थे सर एक काम करते हैं ना, आप जैसे किसी को नॉर्मल नहीं पता चला कि कांस्टेंट है वेरिएबल है, तो उसने ऐसे कर लिया, बट हो सकता है किसी को पता चल जाए नॉर्मल, किसी ने एनएलएम थोड़ा अच्छे से किया है, तो आप कर सकते हो। जैसे अब आपको पता चल गया कि ऊपर नॉर्मल है, नीचे एमजी है, और ऊपर एक्सेलरेशन जी बाई 2 है, तो किसी ने सोचा एक काम करते हैं ना, नॉर्मल निकाल के ही देख लेते हैं कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल। तो चेक कर लो, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम जी बाई 2, तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगा एम जी प्लस
mg/2 और इससे आपका आ गया 3 mg/2। ठीक है भैया, हमने नॉर्मल निकाल के देख लिया किसी ने। अब क्या दिख रहा है, नॉर्मल कांस्टेंट है, इट्स अ कांस्टेंट फोर्स, है ना, क्योंकि मास ग्रेविटी ये सब तो चेंज होने वाला नहीं है। अब कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। अब मैं वेक्टर नहीं यूज कर रहा हूं बिकॉज स्केलर फॉर्म में, तो फोर्स कितना 3 mg/2, डिस्प्लेसमेंट कितना हाफ gt AT स्क्वायर इंटू कॉस जीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल जीरो है। इससे भी वही आ जाएगा, बट इसके लिए पहले नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो आप दोनों तरीका ले सकते हो, बस ये है फंडा अपना ये क्लियर रखना है कि टाइम वेस्ट ना करते। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कांस्टेंट फोर्स है तो एफ डॉट एस, वेरिएबल फोर्स आपको दिख रहा है तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। उसमें भी 3 अलग अलग कैटेगरी बना सकते हो अगर आपको डायरेक्शन भी पता है एक्स वाई जेड का तो। ठीक है, और तीसरा, अगर आपको फोर्स का आइडिया नहीं लग रहा सवाल में, यार फोर्स के बारे में कुछ बताया नहीं है, डायरेक्टली कुछ बताया नहीं है, तो आप सीधा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या कर सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और आपके सारे सवाल स्मूथली ट्राई हो जाएंगे। इसी तरीके से जाकर आप रेस्ट ऑफ द पीवाई को सॉल्व करो। लेट मी नो अगर कमेंट सेक्शन में अगर कोई दिक्कत आती है आपको। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।